Hello future doctors. Today we're gonna learn about the nerve conduction and its process. So what nerve conduction is actually means? Whenever a signal, an electrical signal, move along or transfer by a neuron, it is called the nerve conduction. मतलब ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन अपने आने वाले सिग्नल को आगे कैसे ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन पे या नेक्स्ट ऑर्गन पे, इसी को हम क्या बोलते हैं? नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सोन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे जूम कर ले। अब देखिए, जब आप एक्सोन का छोटा सा पार्ट यहाँ जूम करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई। न्यूरॉन जो है एक सिंगल सेल और सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ईसीएम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। न्यूरॉन के अंदर की तरफ जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आईसीएफ, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसके अलावा न्यूरॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि बाहर की तरफ आपको एक पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है एंड दैट इज सोडियम आयन। तो बाहर की तरफ आपको सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे अगर हम अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ आपको एक डिफरेंट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है एंड दैट डिफरेंट आयन इज द पोटेशियम। पोटेशियम के साथ साथ आपको आईसीएफ में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं, तो वो हम यहाँ ड्रॉ करें, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। इस अरेंजमेंट की वजह से न्यूरॉन चार्ज सेल होता है। देखिए बाहर की तरफ उस पर कौन सा चार्ज आएगा? बाहर की तरफ कौन से आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? पॉजिटिव। तो बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अंदर की तरफ आपके पास दो चीजें हैं, एक है पोटेशियम आयन और एक है प्रोटीन। इन दोनों में से प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, ये तो बात हो गई आयंस के अरेंजमेंट की। अब हमें एक और बात करनी है। न्यूरॉन एक सेल है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जैसा कि आपने सेल बारे में पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन्स में कुछ चैनल्स होते हैं। तो यहाँ न्यूरॉन में भी आपको कुछ चैनल्स देखने को मिलते हैं। ये चैनल्स तीन तरीके के होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होते हैं लीकी चैनल्स, देन होते हैं वोल्टेज गेट चैनल्स एंड देन होता है सोडियम पोटेशियम पंप। लीकी चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जो हमेशा ओपन रहेंगे, तो ये हमेशा ओपन रहेंगे। अब देखिए, क्योंकि हम चैनल्स की बात कर रहे हैं, चैनल्स का काम क्या होता है? सब्सटेंस को मूव करवाना। तो ये लीकी चैनल भी क्या करेगा? सब्सटेंस को मूव कराएगा। और यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो है आयन, सोडियम एंड पोटेशियम आयन। सो ये सब्सटेंस को मूव कराता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये वर्क करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग। दैट मीन्स ये आयंस को मूव कराएगा उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करवा रहा है, तो क्या ये एटीपी यूज करेगा? नहीं करेगा। तो ये एटीपी यूज नहीं करेगा। लीकी चैनल्स आपको दो तरीके के मिलते हैं, दो ही आयन है तो दो ही तरीके के मिलेंगे। कौन कौन से? सोडियम लीकी चैनल एंड पोटेशियम लीकी चैनल। सोडियम लीकी चैनल्स सोडियम को कहां से कहां मूव कराएगा? बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? बाहर से अंदर। बाय, क्योंकि बाहर की तरफ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। पोटेशियम आयन कहां से कहां मूव कराएगा? बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? अंदर से बाहर। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ था। अब देखिए, एनसीईआरटी लाइन लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि जब भी न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है, पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है एज कंपेयर टू सोडियम, एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए जो मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली इनपरमिएबल होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो लीकी चैनल्स होते हैं, सोडियम के लीकी चैनल आपको कम दिखने को मिलते हैं
लेकिन पोटेशियम के लीकेज चैनल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का लीकेज कम होता है और पोटेशियम का लीकेज ज्यादा होता है। जिसका लीकेज ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स इसके लिए परमिएबिलिटी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है, हमने ऐसे क्यों किया कि सोडियम के चैनल हमने कम बनाए, पोटेशियम के चैनल हमने ज्यादा बनाए। सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स पे डिफरेंस रखने से हमें यहाँ चार्ज में डिफरेंस मिले। सोडियम और पोटेशियम का अगर मूवमेंट डिफरेंट होगा तो चार्ज भी डिफरेंट होगा। इसको हम फर्दर आगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, क्या इन लीकी चैनल्स कैसे अरेंजमेंट से हमें क्या फायदा होगा। नेक्स्ट चीज आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के इम्परमेबल होने। सो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन इम्परमेबल क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटीन आर दी पॉलीमर ऑफ दी अमीनो एसिड्स एंड क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है क्या ये बाहर जा पाएंगे। अगर आप अपने घर की विंडो में से एक एलिफेंट को अंदर एंटर कराना चाहो क्या आप करा सकते हो, नहीं करा सकते। व्हाई, क्योंकि एलिफेंट का साइज बड़ा होता है। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज प्रोटीन बाहर नहीं जा सकता और इसीलिए नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की लिए कैसी होती है, इम्परमेबल। सो अब तक हमने क्या सीखा, पोटेशियम के लिए आपको परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, सोडियम के लिए कम देखने को मिलती है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमेबल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज गेट चैनल्स। सो वोल्टेज गेट चैनल्स सेम लीकी चैनल जैसे ही होते हैं, ये भी एटीपी यूज नहीं करते, ये भी सोडियम और पोटेशियम का मूवमेंट कराते हैं, लेकिन लीकी चैनल से इनमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट, लीकी चैनल हमेशा ओपन रहेंगे लेकिन वोल्टेज गेट चैनल से तभी ओपन होंगे जब वोल्टेज के अंदर डिफरेंस हो। नाउ आप कहेंगे मैम वोल्टेज कब से आ गया। तो देखिए जहां भी चार्ज होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जहां भी चार्ज होता है वहां हम किसकी बात करते हैं, वोल्टेज की बात। सो ये वोल्टेज गेट चैनल सेम लीकी चैनल जैसे ही है लेकिन ये हमेशा खुले हुए नहीं होते, ये तब खुलते हैं जब किसमें डिफरेंस होता है, वोल्टेज में डिफरेंस। सो ये भी क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग वर्क करते हैं। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग वर्क करेंगे तो ये कहां से कहां मूव कराएंगे, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग वर्क कर रहे हैं, अगर डिफ्यूजन होता है तो क्या एटीपी यूज होगा, एटीपी यूज नहीं होगा। ये भी आपको दो तरीके के देखने को मिलते हैं, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल आपको कहां से कहां मूवमेंट देखने को मिलेगा, आउटसाइड टू इनसाइड। और पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल में आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, इनसाइड टू आउट। अब देखिए ये जो वोल्टेज गेट चैनल होता है, सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे वर्क करते हैं। अगर हमें सोडियम चैनल को ओपन करना होता है, सोडियम चैनल के लिए हमें वोल्टेज देना पड़ता है -55 टू -50 मिली। लेकिन अगर हमें पोटेशियम चैनल्स को ओपन करना है तो हमें उन्हें कम से कम देना पड़ता है +40 मिली। यहाँ तक क्लियर है। इस वोल्टेज डिफरेंस का हमें क्या फायदा होगा कि हम आगे बढ़े। सो वोल्टेज गेट चैनल की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। देखिए सोडियम पोटेशियम पंप, उसके नाम में लिखा हुआ है पंप। अगर उसके नाम में पंप लिखा हुआ है दैट मीन्स वो कुछ पंप करेगा। एंड पंप करने का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम। जैसे आपने देखा होगा घर के ऊपर टंकी होती है, टंकी में अगर हमें पानी भरना होता है, पानी को अगर भरना है यानी कि पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है तो हम क्या चालू करते हैं, पंप चालू करते हैं या मोटर चालू करते हैं। तो यहाँ भी ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। दैट मीन्स क्या ये एनर्जी को यूज करेगा, हाँ बिल्कुल यूज करेगा। क्या ये एटीपी को यूज करेगा, हाँ बिल्कुल यूज करेगा। अब देखिए ये क्या करेगा, सोडियम को कहां से कहां मूव कराएगा, सोडियम को मूव कराएगा इनसाइड टू आउटसाइड एंड पोटेशियम को कहां से कहां मूव कराएगा, आउटसाइड टू इनसाइड। सोडियम पोटेशियम पंप की भी एक खास बात होती है, ये सोडियम और पोटेशियम को
इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर। सोडियम 3 मूव करते हैं और पोटेशियम कितने मूव करते हैं? 2। सो आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, आप चाहे लीकी चैनल की बात करो, चाहे वोल्टेज के चैनल की बात करो, चाहे सोडियम पोटेशियम की बात करो, हमेशा सोडियम और पोटेशियम में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमेशा सोडियम और पोटेशियम की वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट कर सकें। अगर ये डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। अगर चार्ज में डिफरेंस नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप चाहे लीकी चैनल की बात करो, चाहे वोल्टेज के चैनल की, चाहे सोडियम पोटेशियम की, हर चीज में सोडियम एंड पोटेशियम का अमाउंट, उनकी वैल्यू या उनका मूवमेंट अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जितनी भी डिटेल में हमें चाहिए इस नर्व कंडक्शन को समझने के लिए, वो हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे नर्व कंडक्शन की प्रोसीजर। तो देखिए, नर्व कंडक्शन जो है उसके 3 प्रोसीजर होते हैं या 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है पॉलराइजेशन। पॉलराइजेशन को हम एक और नाम देते हैं विच इज द रेस्टिंग स्टेज। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज की विच इज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज repolarization। एनसीईआरटी आपको 3 स्टेजेस मेंशन करती है, लेकिन इन 3 स्टेजेस के अलावा एक और स्टेप होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपर पॉलराइजेशन, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉलराइजेशन या रेस्टिंग स्टेज। सबसे पहले ये बात करते हैं कि पॉलरिटी का मतलब क्या होता है। पॉलरिटी का मतलब है चार्ज के अंदर डिफरेंस। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ क्या है? नेगेटिव चार्ज है। एक तरफ चार्ज ज्यादा है, एक तरफ चार्ज कम है। दैट इज कॉल्ड दी पोलैरिटी। सो पॉलराइजेशन या रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन नॉर्मल कंडीशन पर है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। ये न्यूरॉन कैसा है? नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट। न्यूरॉन में बाहर की तरफ क्या है? सोडियम का अमाउंट ज्यादा है। अंदर की तरफ किसका अमाउंट ज्यादा है? पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा है। बाहर की तरफ कौन ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अंदर की तरफ कौन ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन कुछ एडिशनल चीजें आपको पॉलराइजेशन के अंदर देखनी चाहिए। सो पॉलराइजेशन के अंदर सबसे पहले पॉलराइजेशन के अंदर सबसे पहले आप देखिए, सोडियम आपको बाहर दिखेगा, पोटेशियम आपको अंदर दिखेगा। लेकिन जैसे कि हमने बात की, लीकी चैनल हमेशा चालू रहे। तो ये लीकी चैनल क्या करेंगे? अंदर की तरफ सोडियम का मूवमेंट कराएंगे और बाहर की तरफ पोटेशियम का मूवमेंट कराएंगे। यही काम है लीकी चैनल्स। अब आप सोचिए, अगर लीकी चैनल्स हमेशा चालू रहते हैं और अगर ये अरेंजमेंट हमेशा ऐसा होता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा सोडियम सारा अंदर आ जाएगा, पोटेशियम सारा बाहर चला जाएगा। उसे हमें प्रिवेंट तो करना है, उसे किसी न किसी तरीके से हमें मेंटेन करना है। उसे मेंटेन करने के लिए हम क्या चलाते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप चलाते हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप ही है जो इसके अगेंस्ट में काम करेगा। तो यहाँ पर हम चलाएंगे सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जैसा कि हमने बात की, ये 3 सोडियम को बाहर की तरफ लेकर जाए और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ। देखिए, अगर 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मूव कर रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा मूव कर रहा है, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं मतलब कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज अंदर कम मूव कर रहा है, तो अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी को यूज करेगा और एटीपी को यूज करके ये 3 सोडियम को बाहर एंड 2 पोटेशियम को अंदर लेगा। यानी रेस्टिंग स्टेज में हमें 2 चीजें देखने को मिलती है।
लीकी चैनल्स तो ओपन ही है, साथ साथ में कौन भी चल रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप भी चल रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, पॉजिटिव को मेंटेन कर रहा है बाहर, नेगेटिव को मेंटेन कर रहा है अंदर, साथ ही साथ में ये सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को भी बाहर मेंटेन कर रहा है और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अंदर में। मतलब इससे हमें दोनों फायदे हो गए, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव भी आ गया, और बाहर की तरफ सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई और अंदर की तरफ पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है। नाउ इस कंडीशन में जब हम वोल्टेज को मेजर करते हैं तो जो वोल्टेज आता है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। भाई रेस्टिंग स्टेज है, अगर रेस्टिंग स्टेज है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल होगा। रेस्टिंग पोटेंशियल है मतलब न्यूरॉन अभी रेस्ट कर रहा है, न्यूरॉन के पास किसी भी तरीके का स्टिमुलस नहीं, तो ये होता है -70 मिली। अब आप देखिए, आप कहेंगे -70 मिली वोल्ट +70 मिली वोल्ट क्यों नहीं, तो यहाँ ये जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये अंदर की तरफ कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो देखिए दिस एंटायर स्टेज इज द पोलराइजेशन स्टेज और रेस्टिंग स्टेज। अब हम क्या बात करेंगे, डीपोलराइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीपोलराइजेशन। देखिए डीपोलराइजेशन कब होता है, जब सिग्नल आता है, लेकिन सिग्नल सिग्नल की स्ट्रेंथ भी मायने रखती है। अगर वोल्टेज -55 मिली वोल्ट से -50 मिली वोल्ट के बीच में आता है तो ही डीपोलराइजेशन। अगर आपने इससे कम वोल्टेज दिया, यानी कि आपने सोचा चलो -65 लेके देखते हैं, डीपोलराइजेशन नहीं। जब भी डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा उसके लिए आपको वोल्टेज कितना चाहिए, -55 मिली वोल्ट से -50 मिली। अब आपको लगेगा मैम अगर हम कम देंगे, मान लीजिए हम -65 मिली वोल्ट देते हैं तो थोड़ा सा कंडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। या तो कंडक्शन पूरा होता है या तो कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल एंड नन। तो जब तक वोल्टेज -55 मिली वोल्ट से -50 मिली वोल्ट नहीं आएगा तब तक डीपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब जैसे ही -55 मिली वोल्ट से -50 मिली वोल्ट आएगा, वोल्टेज गेट चैनल खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे वोल्टेज था -70 मिली वोल्ट, यहाँ पर -55 टू -50 मिली वोल्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से वोल्टेज गेट चैनल खुलेंगे, क्या सोडियम और पोटेशियम दोनों खुलेगा, सिर्फ सोडियम खुलेगा या सिर्फ पोटेशियम खुलेगा? कौन सा वोल्टेज गेट चैनल खुलेगा, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। पोटेशियम के लिए आपको कितना चाहिए, +40 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वोल्टेज गेट ओपन होगा दैट विल बी सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। तो देखिए अब न्यूरॉन की कंडीशन आपको कैसे दिखेगी, so this is the axon। एक्सोन के अंदर कौन खुल गया है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। तो ये सोडियम वोल्टेज गेट चैनल खुल गए। ये सोडियम को कहां से कहां मूव कराएंगे, आउटसाइड टू इनसाइड, सोडियम अंदर एंटर करेगा। अब जब सोडियम अंदर एंटर कर रहा है यानी आप पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेकर आ रहे हैं, तो अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आने। बाहर से आप एक पॉजिटिव को मूव करा रहे हो तो बाहर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक खास बात ये, पूरे एक्सोन में ये सब इकट्ठा नहीं हो, पूरे एक्सोन में ये सब एक साथ नहीं हो। ये साइट ए है जहां पर ये हो रहा है, साइट बी पर अभी भी बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अभी तक स्टिमुलस यहाँ अराइव नहीं हुआ है, स्टिमुलस अभी यही है। जब वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ जाएगा तब कौन खुलेगा, यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। और तब जब सोडियम वोल्टेज गेट चैनल खुलेंगे तब सोडियम अंदर मूव करेगा, तब यहाँ भी पोलैरिटी 50 हो जाएगी। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ देखें साइड ए पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप जो पोलैरिटी देख रहे थे वो पोलैरिटी रिवर्स हो गई।
और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या शो करता है, जो पोलैरिटी है वो रिवर्स। देखिए जो सोडियम का इनफ्लक्स है, इट इज कॉल्ड इनफ्लक्स, सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका जो इनफ्लक्स है ये बहुत ही रैपिड होगा, रैपिड इनफ्लक्स। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, पहले जब हमने बात की थी तो हमने क्या कहा था, सोडियम के लिए रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है, लेकिन जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है जैसे ये परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, सोडियम के लिए मेम्ब्रेन अब ज्यादा परमिएबल। क्यों, क्योंकि क्या खुल गए हैं, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। अब देखिए क्या होगा, जब सोडियम अंदर इनफ्लक्स करेगा तो हमें ये मेजर करना पड़ेगा कि सोडियम अंदर कब तक इनफ्लक्स करता रहेगा। तो ये कब तक इनफ्लक्स करता रहेगा, जब तक कि ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है -50 मिली वोल्ट, इससे थ्रेशोल्ड कहां तक नहीं पहुंच जाता, +40 मिली। जब तक ये कंडीशन नहीं आती तब तक ये सोडियम अंदर मूव करता रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड दी एक्शन पोटेंशियल। यहाँ से एक्शन चालू हुआ, एक्शन चालू हुआ 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 कब तक हुआ, +40 मिली वोल्ट तक। तो दिस इज दी एक्शन पोटेंशियल, एंड ये एक्शन पोटेंशियल का क्या है, पीक है। अब जब तक 40 मिली वोल्ट आएगा तब तक सोडियम अंदर एंटर करेगा, लेकिन जैसे ही 40 मिली वोल्ट हमें अचीव हो जाएगा, सोडियम अंदर एंटर नहीं करेगा, वोल्टेज गेट चैनल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब देखिए उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें साइड ए और साइड बी दोनों जगह चार्ज डिफरेंस है, लेकिन चार्ज डिफरेंस में रिवर्सिटी की है। बाहर की तरफ ए साइड पर नेगेटिव चार्ज है और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बी साइड पे बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। सो अब देखिए पाथवे कैसे होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो करंट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी, यहाँ भी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ करंट बहेगी साइड बी से साइड ए, अंदर की तरफ करंट का फ्लो होगा साइड ए टू साइड बी। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि न्यूरॉन के अंदर साइड ए और साइड बी में आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर कंडक्शन कैसे होता है, कैसे होता है, बी टू ए, अंदर की तरफ कैसे होता है, ए टू बी। इससे क्या होगा, सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, देखो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये जो करंट यहाँ थी वो कहाँ चली जाएगी, साइड बी। यही तो हमें करना था, यही तो हमें करना था, लव कंडक्शन में यही करना था कि जो कंडक्शन है, जो इम्पल्स है, जो करंट है वो कहाँ जाए, आगे की तरफ। अब साइड बी में जब ये कंडक्शन होगा आगे की तरफ, तो साइड बी में वोल्टेज गेट चैनल खुल जाएंगे। कौन से वोल्टेज गेट चैनल खुलेंगे, सोडियम वोल्टेज गेट, ओके। और जब सोडियम वोल्टेज गेट चैनल खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, तो यहाँ भी स्टिमुलस आगे, सो ए से बी, बी से सी से डी एंड सो। तो देखिए जो इम्पल्स आ रहा था वो तो हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, पर क्या हम न्यूरॉन को ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, इसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप न्यूरॉन को ऐसे ही छोड़ दोगे तो नेक्स्ट स्टिमुलस नहीं आ पाएगा, तो हमें न्यूरॉन को वापस से नॉर्मल करना पड़ेगा जैसा कि वो था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पोलैरिटी वापस से नॉर्मल लानी पड़ेगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। नाउ वी गोना टॉक अबाउट दी रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में देखिए बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था, हमें इसे नॉर्मल करना है। यहाँ पर स्टिमुलस कितना हो गया है, +40 मिली वोल्ट। अब अगर +40 मिली वोल्ट हो गया है, कौन सा वोल्टेज गेट चैनल खुलेगा, साइड ए पर पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। तो जैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल खुलेगा, पोटेशियम कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो जैसे ही पोटेशियम अंदर से बाहर मूव करेगा, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब साइड ए पे हमने चार्ज तो बैलेंस कर लिया,
साइड ए पे हमने चार्ज तो बैलेंस कर दिया, लेकिन क्या इम्बैलेंस हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन इम्बैलेंस। अंदर की तरफ कौन आ गया है, सोडियम आ गया है, बाहर की तरफ कौन चला गया है, पोटेशियम चला गया। क्या हम न्यूरॉन को ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करना पड़ेगा और अंदर की तरफ पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करना पड़ेगा। और जब भी हमें सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करना है, हम किसको बुलाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप को बुलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, तो इसने यहाँ किया, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर ले। तो ये जो पोटेशियम डीपोलराइजेशन में बाहर गया, तो वापस से अंदर आ जाएगा, वापस से सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस हो जाएगा। और साथ ही साथ में क्योंकि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, बाहर की तरफ पॉजिटिव अमाउंट ज्यादा जा रहा है, तो बाहर की तरफ कौन सा चार्ज मेंटेन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन। अंदर की तरफ कौन सा चार्ज मेंटेन रहेगा, नेगेटिव चार्ज मेंटेन। साइट ए के बाद वहां पर डीपोलराइजेशन होगा, साइट बी पर डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये जो 40 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल था इसको वापस से नीचे लेकर आ, तो हम क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन में +40 से पोटेंशियल को कहाँ लेकर जाते हैं, वापस से -50, सॉरी वापस से -70 मिलीवोल्ट। +40 से कहाँ लेके जा रहे हैं उसे, वापस से -70 मिली। तो ये हो गया रीपोलराइजेशन। अब देखिए हमने पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन पढ़ लिया। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, वो लाइन आपको क्या बताएगी कि, वो मैं आपको यहाँ लिख कर देती हूँ, उस लाइन क्या लिखा हुआ है, उस लाइन में लिखा हुआ है, दिस रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इज शॉर्ट लिव्ड। ये जो सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है ड्यूरेशन में, कौन से ड्यूरेशन में, डीपोलराइजेशन के ड्यूरेशन, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। साथ ही साथ एक और चीज लिखी हुई है, सोडियम का ये जो रैपिड इन्फ्लक्स है ये होता है स्टिमुलस इंड्यूस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सोडियम के लिए पहले मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं थी, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल हुई, और जब मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल हो गई स्टिमुलस आने से, तो उसी को हमने क्या बोला, स्टिमुलस इंड्यूस्ड रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। लेकिन सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स कैसा रहता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहता है, क्योंकि कंडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, कंडक्शन होने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर कंडक्शन होने में इतना टाइम लगेगा तो आप यहाँ सोचोगे मुझे पेन उठाना है, और आप पेन उठाने में 15 मिनट लगा दोगे, ऐसा होता है क्या, जैसे ही आपको लगा पेन उठा रहे हैं आपने फटाफट से पेन उठाया, तो आप समझ सकते हो कि ये कंडक्शन कितना फास्ट होता हो। क्लियर है, तो देखिए जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है वो हमने सब देख लिया, 3 स्टेजेस हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे एक और स्टेज की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, व्हिच वाज द हाइपर पॉलराइजेशन। So let's talk about the hyperpolarization. उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ। Now we're going to talk about the hyperpolarization. But before that, हम लोग पॉलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। So let's start. ये जो सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ की है, 0 मिलीवोल्ट पे शो करती है। 0 मिलीवोल्ट से नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल होगा और ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इसके लिए हम 3 फिगर यहाँ ड्रॉ करेंगे, -55 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट एंड -90 मिलीवोल्ट।
-55 मिलीवोल्ट एंड -70 मिलीवोल्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। -90 मिलीवोल्ट हमने क्यों लिखा है, इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव पोटेंशियल लिखेंगे और पॉजिटिव पोटेंशियल हम लिखेंगे 40 मिलीवोल्ट। अब देखिए जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। कब तक न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में रहता है, जब तक उसके पास कितना स्टिमुलस नहीं आता, कम से कम भी -55 मिलीवोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन, -70 से -55 तक की कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर न्यूरॉन कैसा रहेगा, रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, या वो कैसा रहेगा, पॉलराइज्ड स्टेट में रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं पॉलराइजेशन। अब जैसे ही -55 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा। सोडियम का इनफ्लक्स कब तक होगा, जब तक कि पोटेंशियल कहां तक नहीं पहुंच जाता, +40 मिलीवोल्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट इज कॉल्ड दी डीपोलराइजेशन। और इस डीपोलराइजेशन में क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स होगा। क्यों होगा सोडियम इनफ्लक्स, क्योंकि क्या चालू हो चुके हैं, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। +40 मिलीवोल्ट तक आती सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज हो जाएंगे, और अब कौन चालू होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल, और क्या स्टार्ट होगा, डीपोलराइजेशन, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। लेट्स ड्रॉ इट। दिस इज द डीपोलराइजेशन। पोटेशियम का क्या हो रहा है, इफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम गेट चैनल ऊपर है। अब देखिए वैसे तो क्या होना चाहिए था, जब हम रीपोलराइजेशन कर रहे थे तो न्यूरॉन को -70 मिलीवोल्ट पर आते ही रीपोलराइजेशन बंद कर देना चाहिए था, यानी कि पोटेशियम गेट चैनल बंद कर देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो पोटेशियम गेट चैनल होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल बहुत ही स्लो होते हैं, सो इनको बंद होने में थोड़ा टाइम लेता है, और क्योंकि इनको बंद होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए -70 पे भले ही हम इसे रोकना चाहें, ये -70 पे रुकेगा नहीं, और ये और ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पॉलराइजेशन। तो ये देखिए इस तरीके से और नीचे जाएगा, दिस इज कॉल्ड दी हाइपर पॉलराइजेशन। वोल्टेज के -90 मिलीवोल्ट होते ही पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल बंद हो जाएंगे, और अब ये -90 मिलीवोल्ट से वापस से न्यूरॉन किस में जाएगा, -70 मिलीवोल्ट पे, और अपना रेस्टिंग पोटेंशियल स्टोर करेगा। तो देखिए वापस से अपना रेस्टिंग पोटेंशियल ये रीस्टोर कर। अब देखिए आप कहेंगे कि अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट बोल रहे हैं तो ये -90 में गया ही क्यों, -90 में जाने से इससे हमें क्या फायदा है। सो पहली बात कि पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल स्लो बंद होते हैं, इसीलिए ये -90 में गया। पर क्या ये -90 में जाना हमारे लिए बेकार है या यूजलेस है, नहीं ऐसा नहीं है। इस -90 मिलीवोल्ट में जाने से या हाइपर पॉलराइजेशन की स्टेट में जाने से न्यूरॉन की कंडक्शन में दो प्रॉफिट होते हैं। कौन कौन से उसकी बात करते हैं। सबसे पहला फायदा जो हमें होता है वो होता है वन वे कंडक्शन। इसका क्या मतलब है उसकी बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने बात किया था कि न्यूरॉन के अंदर जो कंडक्शन है वो साइड ए से साइड बी की तरफ हो रहा है। अब साइड ए से जब साइड बी पर सिग्नल जाता है तो सिग्नल आगे ही जाएगा, सिग्नल पीछे नहीं आएगा वापस। इसको हम कैसे मेक श्योर करते हैं, हम क्या करते हैं इस साइड ए को क्या कर देते हैं, हाइपर पॉलराइज कर देते हैं। अगर आप साइड ए को हाइपर पॉलराइज कर दोगे, यानी अगर आपने साइड ए को -90 मिलीवोल्ट में पहुंचा दिया, तो क्या ये सिग्नल रिसीव करेगा, ये सिग्नल रिसीव नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि सिग्नल रिसीव करने के लिए इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए? -70 मिलीवोल्ट। तो भले ही बी से सिग्नल वापस ए की तरफ आना भी चाहे, वो आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ए इस वक्त किस कंडीशन में? -90 मिली वोल्ट कंडीशन। तो सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? वन वे कंडक्शन होता है। सेकंड फायदा हमें इससे क्या होता है? न्यूरॉन को रेस्ट करने का टाइम मिलता है। न्यूरॉन के रेस्ट करने से क्या मतलब है? देखिए, जब सिग्नल ए से बी गया, पहला सिग्नल जब ए से बी गया, यहाँ पर दूसरा सिग्नल भी होगा। अब ये जो दूसरा सिग्नल है, अगर ये जल्द से ए पर पहुंच जाएगा तो न्यूरॉन को कंटिन्यू फायरिंग करनी पड़ेगी, उसे कंटिन्यू सिग्नल को प्रोसीड करना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, न्यूरॉन को थोड़ा सा रेस्ट देना है। और उसको रेस्ट देने के लिए हमने उसे कहाँ पहुंचा दिया? -90 मिलीवोल्ट। तो भले ही ये दूसरा सिग्नल यहाँ आ गया, ये ए पे आगे कंडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए पे -70 मिलीवोल्ट अभी बना नहीं। तो न्यूरॉन को रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। ये जो टाइम होता है, ये होता है 1 to 2 मिली सेकेंड। मतलब कि हाइपर पोलराइजेशन के स्टेट में न्यूरॉन 1 to 2 मिली सेकेंड के लिए रहेगा, और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो इस रिफ्रैक्टरी पीरियड से हमें क्या फायदा होता है? इस रिफ्रैक्टरी पीरियड से सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन को फिर से बैलेंस कर पाता है। हमने क्या किया? न्यूरॉन को 1 to 2 मिली सेकेंड के लिए रोक दिया कि वो कोई भी और सिग्नल रिसीव ना करे। अब क्योंकि वो 1 to 2 मिली सेकेंड तक कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, मतलब कि वो रेस्ट में है, तो तब तक सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? सोडियम एंड पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन का बैलेंस करेगा। सो हाइपर पॉलराइजेशन कोई यूजलेस प्रोसेस नहीं है। हाइपर पॉलराइजेशन से हमें दो फायदे हो गए। पहला, वन वे कंडक्शन। दूसरा, न्यूरॉन को रेस्ट मिल गया। न्यूरॉन को रेस्ट मिलेगा तो सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से हमने नर्व कंडक्शन में होने वाले सारे प्रोसेसेस को स्टडी कर लिया है। हाइपर पोलराइजेशन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कहीं हाइपर पोलराइजेशन की क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम फटाफट से एक ब्रीफ देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है? रेस्टिंग कंडीशन में होता है। रेस्टिंग कंडीशन में जैसे ही उसके पास स्टिमुलस आता है -55 मिलीवोल्ट से ऊपर का, वैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और एक्शन पोटेंशियल से क्या होता है? डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन में सोडियम का इनफ्लक्स होता है। उसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल पीक पे जाता है +40 मिलीवोल्ट पर, इसके बाद क्या होता है? डीपोलराइजेशन, यानी पोटेशियम का क्या होता है? इफ्लक्स होता है। लेकिन ये पोटेशियम का इफ्लक्स -70 पे रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल स्लो बंद होते हैं, और उसकी वजह से ये थोड़ा और ड्रॉप हो जाता है। कितना पहुंच जाता है? -90 मिलीवोल्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपर पॉलराइजेशन। हाइपर पॉलराइजेशन की जो स्टेट होती है वो 1 से 2 सेकंड तक के लिए रहती है, और 1 से 2 सेकंड का जो पीरियड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड से हमें क्या फायदा हुआ? सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करने में सोडियम पोटेशियम पंप को बहुत ज्यादा हेल्प